नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करेंगे वह प्रकरण है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी हिंदी के विकास क्रम पर, कैसे हिंदी अपनी आदि जननी अपनी मूल भाषा संस्कृत से आगे बढ़ती हुई हिंदी तक पहुंची। उसका कालखंड क्या था? संस्कृत दो भागों में हुई, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट और अवहट से तब हमें प्राप्त हुई हमारी हिंदी। फिर हिंदी का कालखंड तीन भागों में बांटा गया, आदिकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों पर। तो सबसे पहले इसको भाषाओं में बांटने का काम किया था एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, ध्यान दीजिएगा, यहां के नहीं थे, भारत के नहीं थे, वो ब्रिटेन से आए थे और उनका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाषाओं का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उन्होंने सन 1889 में अपना एक शोध पत्र प्रकाशित किया। क्या प्रकाशित किया? एक शोध पत्र जिसका नाम था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसमें उन्होंने बताया कि हिंदी भाषा को उपभाषाओं में कैसे बांटा जाएगा और उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां शामिल है, इसमें उन्होंने वर्गीकृत किया। लेकिन आगे चलकर उन्हें लगा कि नहीं, जो मैंने बताया है, जो पहले मैंने बांटा है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसमें उन्होंने सुधार किया। और फिर 1894 से 1927 तक 31 सालों तक उन्होंने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च करके एक नया शोध अपना विकसित किया इसको उन्होंने नाम दिया ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का एक भाषाई सर्वे। भारत का एक भाषाई सर्वे कब से कब तक? सन 1894 से 1927 तक। अब जब ये आगे बढ़ा, अब इसमें फिर सुनीत कुमार चटर्जी, बंगाली विद्वान थे सुनीत कुमार चटर्जी, उन्होंने इसका और संशोधन किया और सन 1926 में उन्होंने अपना एक सर्वे प्रकाशित किया जिसका नाम था बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास। मुख्यतः था तो ये 1926 में इन्होंने प्रकाशित किया था बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास, लेकिन इसके माध्यम से हमें हिंदी भाषा के उपभाषाओं और उसकी बोलियों की भी जानकारी मिलती है। फिर आए धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा प्रयागराज विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। उन्होंने 1933 में लिखा हिंदी भाषा का इतिहास और इसमें उन्होंने हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण किया, जो किस पर आधारित था? सुनीत कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर ही आधारित था। केवल क्या था कि जो सुनीत कुमार चटर्जी ने अपना वर्गीकरण दिया था उसमें उन्होंने पहाड़ी भाषा को नहीं शामिल किया था। सुनीत कुमार चटर्जी ने किसको शामिल नहीं किया? सुनीत चटर्जी ने पहाड़ी भाषा को शामिल नहीं किया था। अपने सर्वे में, अपने लेख में, अपने शोध में पहाड़ी भाषा को उपभाषा नहीं माना था। अब धीरेन्द्र वर्मा ने जो अपना वर्गीकरण दिया उसके अनुसार हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं। और बोलियों की संख्या है 17। प्रश्न यही पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं, उनकी संख्या कितनी है, या इनमें से कौन हिंदी की उपभाषा है। 4 विकल्प देगा, या इसमें कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है, यह पूछ लेगा। तो हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। और हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं, और उन उपभाषाओं का अगर कोई दूसरा नाम भी है तो वह क्या नाम है और किस अपभ्रंश से वो ली गई हैं, क्योंकि सभी बोलियां लगभग अलग अलग अपभ्रंशों से ली गई हैं।
तो हम उनका अध्ययन करेंगे। अब जैसे देखिए, राजस्थानी, राजस्थानी बोली, राजस्थानी उपभाषा में मुख्यतः 4 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 4। कौन कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जेएम क्यूब, जेएम क्यूब, जयपुरी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, जेएम क्यूब। अब देखिए, मारवाड़ी का एक और नाम, इसे कहा जाएगा पश्चिमी हिंदी, और इसी उपभाषा को कहा जाता है डिंगल। क्या कहा जाता है इसी को? डिंगल। डिंगल और पिंगल दो अलग अलग शब्द हैं। डिंगल का अर्थ होता है मारवाड़ी उपभाषा और पिंगल का अर्थ होता है छंद। छंद शास्त्र रचयिता थे आचार्य पिंगल, उन्हीं के नाम पर पिंगल नाम दिया गया है छंद को। और डिंगल क्या है? डिंगल मारवाड़ी भाषा का एक, मारवाड़ी उपभाषा का एक नाम है। दूसरी जयपुरी। प्रश्न पूछा जाता है, अब तक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है, उपभाषा से सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है। अगर किसी उपभाषा से रिलेटेड पूछा जाता है कि ढूंढाड़ी किस का नाम है, तो ढूंढाड़ी जयपुरी भाषा का, जयपुरी बोली का नाम है। किसका नाम है? जयपुरी बोली का। और इसी को कहा जाता है पूर्वी राजस्थानी। क्या कहा जाएगा इसी को? इसी को कहा जाएगा पूर्वी राजस्थानी। तीसरी बोली है मेवाती। आप देखते रहिए, ये मारवाड़ एक क्षेत्र है, वहां की बोली मारवाड़ी। जयपुर के आसपास जो बोली बोली जाती है उसे जयपुरी कहा जाता है, उसी का नाम ढूंढाड़ी है। मेवात जिला है, वहां के आसपास जो बोली जाती है बोली, उसे उत्तरी राजस्थानी कहते हैं। और जो मालवा एक क्षेत्र है, वहां की जो बोली है उसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थानी। अब देख लीजिए, जो मारवाड़ी है वो सौरसेनी का अपभ्रंश है, जबकि सौरसेनी अपभ्रंश के कई रूप हैं। उनमें एक रूप है उपनागर। क्या नाम है उसका? उपनागर रूप, सौरसेनी का उपनागर रूप। तो अन्य जो लिए गए हैं जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये सौरसेनी के उपनागर रूप से लिए गए हैं। सौरसेनी एक अपभ्रंश है और उसके उपनागर रूप से ये तीनों बोलियां ली गई हैं, जयपुरी, मेवाती और मारवाड़ी। ये जयपुरी, मेवाती और मालवी, जबकि मारवाड़ी ये सौरसेनी अपभ्रंश से सीधा ले गई है। इसके क्षेत्र कहाँ है? ये भाषाएं बोली कहाँ जाती हैं बोलियां? तो इसका क्षेत्र है राजस्थान। लगभग पूरे राजस्थान में या उससे सटे हुए अन्य जो दूसरे राज्यों के भी जिले हैं, उनमें ये बोलियां बोली जाती हैं। अगला भाग है हिंदी का, हिंदी भाषा का अगला भाग है, उसका अगला उपभाषा का माध्यम है जिसे हम पढ़ेंगे, वो है पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी। अब देखिए, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी में सबसे पहली आती है कौरवी। क्या आता है? कौरवी। कौरवी को ही खड़ी बोली कहा गया है। क्या कहा गया है? खड़ी बोली। आजकल जो कुछ भी हिंदी में लिखा पढ़ा जा रहा है, उसका सबसे अधिक जो भाग है वो खड़ी बोली में लिखा जा रहा है और इसी में सबसे ज्यादा पढ़ा भी जा रहा है। अन्य जो भाषाएं हैं उनमें साहित्य कम उपलब्ध है, खड़ी बोली में सबसे ज्यादा साहित्य उपलब्ध है। कौरवी के बाद दूसरा है बांगरू, हरियाणा में बोली जाती है। इसी को एक नाम दूसरा इसीलिए कहा गया है, बांगरू का एक नाम है हरियाणवी। तीसरा ब्रजभाषा, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ये पांचों, कौरवी 1, बांगरू 2, ब्रजभाषा 3, बुंदेली 4 और कन्नौजी 5।
आप देख भी रहे हैं। ऐसे ही अगर आप क्षेत्र के माध्यम से देखें, भारत के क्षेत्र से देखें, तो ये पश्चिमी भारत के भाग हैं। कौन कौन से? कौरवी ये दिल्ली के आसपास बोली जा रही है, हरियाणा सटी हुई। बांगरू हरियाणा की है। ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, मथुरा, आगरा, ये सब इसमें आएंगे। बुंदेली, बुंदेलखंड, झांसी, मेरठ, ये जिले इसमें आते हैं। और फिर कन्नौजी, कन्नौज का इलाका, राजा जयचंद्र जहां के थे, वहां की बोली का नाम है कन्नौजी। ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी में शामिल हैं। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां। और ये सौरसेनी अपभ्रंश के कौरवी उत्तरी रूप से ली गई है, या उत्तरी रूप है इसका। बांगरू सौरसेनी का पश्चिमी रूप है। ब्रज भाषा सेंटर में पड़ रही है इन सब के, इसीलिए ये मध्यवर्ती रूप है। सौरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप है। और बुंदेली और कन्नौजी ये सीधे सीधे सौरसेनी अपभ्रंश से ही लिए गए हैं। जो सौरसेनी अपभ्रंश की भाषा थी उसे से सीधे सीधे ये उठा लिए गए हैं। इसका पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, इसी के साथ साथ हरियाणा में भी ये है। दिल्ली में भी इसका असर है। दिल्ली में देखिए अधिकतर खड़ी बोली ही बोली जाती है। वहां लोग कहते भी खड़ी बोली में हैं, सुनते हैं। हाँ, जो अलग प्रांतों से लोग गए हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी का क्षेत्र है, इसीलिए जो अलग प्रांतों से लोग गए हैं वो आपसी बोलचाल में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर किसी दूसरे से बातचीत करने में वो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। अगली उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बाद पूर्वी हिंदी, तीसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी को कहा जाता है कौशली, क्योंकि ये कौशल महाजनपद में आप पढ़िए, 16 महाजनपदों में एक है कौशल महाजनपद, वहां की क्षेत्र की बोली है। जिसमें ये अयोध्या से सटे हुए पूरे सिद्धार्थनगर, कपिलवस्तु, पूरा इलाका इसी में आता है। कौशली कहा जाता है, कौशल के राजा थे। आप पढ़े होंगे अंगुलिमाल वाली कहानी में कि महात्मा बुद्ध राजा प्रसेनजित के राज से होकर जा रहे थे। उस समय कौशल के राजा कौन थे? राजा प्रसेनजित थे। अब आगे देखिए, इसी को एक नाम कहा जाता है बैसवाड़ी। क्षत्रियों में एक उपजाति है, उपजात का नाम है बैसवाड़ा या बैसवाड़ा। उसी का एक अपभ्रंश हो गया है, कहा जाता है इसी को बैसवाड़ा, बैसवाड़ा। प्रतापगढ़, उन्नाव और वहां से लोग इधर अयोध्या सब में फैले। उनका जो क्षेत्र था वो बैसवाड़ा कहलाया, और जो उनकी बोली थी वो कहलाई बैसवाड़ी। अवधी, जो हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग, खासकर अवध क्षेत्र के जो लोग बोलते हैं, उसे कहा जाता है भाषा को अवधी। उसी का अन्य नाम है कौशली या बैसवाड़ी। ये अर्धमागधी। मागधी किसमें मिला था? मागधी अपभ्रंश मिला था पाली में, और अर्धमागधी अपभ्रंश आपको मिला प्राकृत में। ये जानते रहिए, अर्धमागधी अपभ्रंश प्राकृत भाषा में है और मागधी पाली भाषा में था। बघेली, इसी का एक नाम है रिवाई। ये कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है, बघेलखंड में। अर्धमागधी से ये भी लिया गया है। और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। मध्य प्रदेश का ही तो एक टूटा हुआ भाग है छत्तीसगढ़। सन 2000 में एक छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाया गया मध्य प्रदेश से काटकर। उसी भाषा को, इसी बोली को, छत्तीसगढ़ी बोली को कहा जाता है लरिया या खलटाही। इसी का नाम है, लरिया कहिए या खलटाही, छत्तीसगढ़ी, ये एक ही बोली का नाम है। ये अर्धमागधी के दक्षिणी रूप से लिए गए हैं, क्योंकि ये उत्तर में दोनों पड़ते हैं, अवधी और बघेली। और जो छत्तीसगढ़ी है ये कहां पड़ेगी? ये भारत में इन दोनों के दक्षिण पड़ेगी, इसीलिए इनको कहा गया अर्धमागधी का दक्षिणी रूप। और इसका जो प्रमुख स्थान है बोलने का, वो भाषा के, उपभाषा के या बोली के नाम से ही पता हो गया, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी कहां बोली जाएगी? तो छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाएगी। हरवाड़ी में कहां बोली जाएगी?
हरियाणी हरियाणा में बोली जाएगी। अब तमिल कहाँ बोली जाएगी? तमिल तमिलनाडु में बोली जाएगी। वैसे ही छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र कहाँ है बोलने का? छत्तीसगढ़ी का बोलने का क्षेत्र है छत्तीसगढ़। अगला भाग है इसका हिंदी का बिहारी हिंदी। हिंदी की अगली उपभाषा है बिहारी हिंदी। अब देखते हैं बिहारी हिंदी में कौन कौन से हैं। बिहारी हिंदी में 3 हैं। कौन कौन से? भोजपुरी बोली, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली भोजपुरी बोली बिहार और बिहार से सटी हुए जो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र हैं वहां ज्यादा बोली जाती है। आजकल तो स्थिति यह है कि भोजपुरी का प्रसार बिहार में कम हो गया है और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिलों में इसका प्रसार ज्यादा हो गया है। इसी को जिस अपभ्रंश से लिया गया है वो है मागधी। मागधी अपभ्रंश पहले बताया गया। मागधी अपभ्रंश आपको मिला था पाली में। कहां मिला था? पाली में। और ये कहां कहां बोली जाती है? भोजपुरी बिहार और उत्तर प्रदेश में। दूसरी मगही, एक जिला भी है वहां शायद मगही। मागधी से, ये भी मागधी का ही एक अपभ्रंश रूप है मगही। ये बिहार और बिहार से ही निकले एक प्रदेश, एक राज्य झारखंड में बोली जाती है। और तीसरी है मैथिली। राजा जनक मिथिला के राजा थे और जो वहां की बोली है वो मैथिली है। एक मैथिली नाम से एक वो भी हैं, गायिका भी हैं, उनका नाम मैथिली ठाकुर है। ये मागधी का मध्यवर्ती रूप है, इन दोनों के बीच में एक पड़ता है। और मैथिली का ही एक दूसरा नाम है तिरहुतिया। क्या कहा जाता है इसको? तिरहुतिया। तो चाहे मैथिली हो और चाहे तिरहुतिया हो, ये बिहारी हिंदी की बोली है। ऐसा ही जान लीजिए कि बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां हैं। तो बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं। कौन कौन? भोजपुरी, मगही और मैथिली। और मैथिली का कहां क्षेत्र है बोलने वाला? वो है बिहार। पूरे बिहार में मैथिली बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे। अगली उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। इसे ही सुनील चटर्जी ने अपने शोध में शामिल नहीं किया था, पहाड़ी हिंदी को। 5वीं है पहाड़ी हिंदी। इसमें शामिल है कुमाऊनी और गढ़वाली। लोग 1-2 और बताते हैं बोलियां हैं, लेकिन उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। इसमें केवल 5 उपभाषाएं और 5 बोलियां शामिल हैं। ये शामिल है। और उसमें कौन कौन सी है पहाड़ी हिंदी में? उसमें है कुमाऊनी और गढ़वाली। ये दोनों जिस अपभ्रंश से लिए गए हैं उसका नाम है खस। खस आपको कहां मिला था? खस अपभ्रंश में शामिल हुआ था। कहां हुआ था शामिल? अपभ्रंश में। मागधी, मागधी पाली में। अर्धमागधी, अर्धमागधी प्राकृत में। और इसका कुमाऊनी का जो क्षेत्र है बोलने वाला वो है उत्तराखंड। और गढ़वाली उत्तराखंड में भी बोली जाती है और उससे सटे हुए हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से राज्यों में? दोनों पहाड़ी राज्य हैं ना, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये पहाड़ी राज्य हैं। उत्तराखंड को तो पहाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश जान ही रहे हैं, इसका नाम ही है हिमांचल। हिमांचल मतलब हिम का हिम धन आंचल, हिम का आंचल, बर्फ का आंचल मतलब वो हिस्सा जो बर्फ से ढका हुआ ही हो, बर्फ का ही आंचल हो, उसे क्या कहा जाता है? हिमांचल। क्या कहा जाएगा उसे? हिमांचल। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और इसकी 17 बोलियां हैं। इसकी कितनी बोलियां हैं? इसकी 17 बोलियां हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो भाषाओं की संख्या 5। कितनी बोलियां हैं? बोलियों की संख्या 17। खस अपभ्रंश से कौन सी बोली ली गई है? तो खस अपभ्रंश से कुमाऊनी और गढ़वाली ली गई है। कुमाऊनी गढ़वाली किस हिंदी का भाग है? तो ये पहाड़ी हिंदी का भाग है। ठीक, अगले भाग पर आते हैं।
और हम अध्ययन करेंगे लिपि का। अब जिस विषय पर हम अध्ययन करेंगे वो है लिपि। अब लिपि क्या है? तो लिपि भाषा के ध्वनि चिन्हों को, कई बार बताया गया है, अब बहुत अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है कि लिपि क्या है। लिपि क्या है? तो भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। और जिसके माध्यम से हम उसे लिखते हैं, जिसके माध्यम से हम उसे दिखाते हैं कि क्या है ध्वनि, ध्वनि में हमने क्या क्या कहा, उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो जिस माध्यम से हम उसे व्यक्त करते हैं वह माध्यम है लिपि। अर्थात वर्णों को लिखे जाने का रूप, वर्णों को लिखे जाने का रूप लिपि कहलाता है। अगर हम बोल दिए मौखिक है, जब हमें लिखना हुआ तो हम जिसका सहारा लेते हैं उस सहारे का नाम है लिपि। लिपि के माध्यम से हम लिखते हैं। जैसे का, ख, गा, घा बोल तो दिए, ये है वर्ण, मौखिक रूप से बोले। अभी ये ध्वनि है, का, खा, गा, घा, ये भी क्या है? ध्वनि है। जब हम इसमें लिपि का मेल किए तो ये हो गया का, खा, गा, घा। तो जिसके माध्यम से हमने इसको लिखा वो क्या है? वो है लिपि। अब जैसे देखिए, ध्वनियों के मौखिक उच्चारण द्वारा भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या है? भाषा है। हम अपने जिस माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। और जब हम भाषा को लिख देते हैं, जब हम भाषा को लिख देते हैं तो जिस रूप में हम लिखते हैं उस रूप को लिपि कहते हैं। ध्वनियों के लिखित वर्ण संकेतों से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या है? लिपि है। जब हम कहते हैं मौखिक रूप से ध्वनि होती है, उसमें भाषा होती है, और जब हम उसको व्यक्त कर देते हैं तो जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं वो क्या है? लिपि। अब हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। हमारे यहाँ संविधान में भी बताया गया है, अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत बताया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या है? लिपि है देवनागरी। लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। हम जिस माध्यम से हिंदी भाषा को लिखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे वह देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का नवविकसित रूप है। सबसे पहले कौन सी लिपि थी? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि थी। जैसे सभी भाषाओं की आदि जननी मूल भाषा संस्कृत है, वैसे ही सभी लिपियों की आदि जननी मूल लिपि ये क्या है? ये है ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि को कहता है कि ब्रह्मा जी के मुख से निकली थी, ब्रह्मा के मुख से निकली, इसलिए ये ब्राह्मी लिपि हो गई। भारत की सभी लिपि ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई हैं। अधिकतर लिपियां जितनी भी हैं पूरी वो ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई हैं। और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू किया था वैदिक आर्यों ने। किसने किया था? वैदिक आर्यों ने। अब देवनागरी का पहला उल्लेख कहां मिलता है? देवनागरी का पहला उल्लेख मिलता है गुजरात के राजा, एक गुजरात के राजा थे, गुजरात के राजा जयभट्ट। ये प्रश्न पूछा जाता है, देवनागरी से पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि देवनागरी का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? देवनागरी लिपि का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में सबसे पहले देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है। उसके पहले देवनागरी लिपि का उल्लेख नहीं मिलता था। अब हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। जैसे हमने देखा था कि हिंदी का विकास
हिंदी का विकास संस्कृत, संस्कृत से वैदिक और लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, कई लोग अवहट्ट भी शामिल करते हैं और अवहट्ट के बाद हिंदी का जन्म हुआ था। वैसे ही आज हम देखेंगे देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है, वह कौन सी लिपि थी, वह मूल लिपि कौन सी थी जिससे देवनागरी का जन्म हुआ। तो अभी हमने पहले ही पढ़ा कि भारत की लगभग सभी लिपियों का जन्म जिस लिपि से हुआ है वह लिपि है ब्राह्मी लिपि। क्या नाम है उस लिपि का? उस लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि दो भागों में बटी, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि 500 ईसा पूर्व इसका कालखंड था। उसके बाद जब दो भागों में बटी 350 ईसा पूर्व ईस्वी तक, तो ये उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी में, दक्षिणी ब्राह्मी में ये लिपियां शामिल हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ग्रंथ, मलयालम, इसमें शामिल होने वाली ये प्रमुख। इसीलिए पहले ही कहा गया कि भारत की लगभग सभी भाषाओं या सभी लिपियों की जो आदि जननी लिपि है, जो मूल लिपि है, वो लिपि है ब्राह्मी लिपि। क्योंकि देखिए दक्षिण की लिपियां भी यहीं से ली गई हैं, ये दक्षिणी ब्राह्मी का रूप है। और उत्तरी ब्राह्मी आगे बढ़ी, ये बढ़ी फिर गुप्त लिपि में। 350 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच का जो कालखंड है वो गुप्त लिपि कहलाया। इसमें गुप्त साम्राज्य देश में प्रचलन में था, उसी की सत्ता देश में कायम थी। गुप्त लिपि से आगे बढ़ा और सिद्ध मातृका, छोटा सा कालखंड, केवल 100 वर्षों का इसका कालखंड है, 500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक सिद्ध मातृका से आगे बढ़ी और नई लिपि आई, कुटिल लिपि। क्या नाम था इसका? कुटिल लिपि। और इसका कालखंड है 600 ईस्वी से 900 ईस्वी तक, 600 ईस्वी से 900 ईस्वी तक। मतलब ये वो कार्यकाल है जब हर्षवर्धन आदि का देश में शासन था। अब देखिए कुटिल लिपि आगे बढ़ी, कुटिल लिपि के आगे बढ़ने पर जो नई लिपि सामने आई उसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? नागरी और शारदा, नागरी और शारदा। अब शारदा में चार लिपियां आई, गुरमुखी, कश्मीरी, लहदा और टाकरी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी ही है। प्रश्न यहीं से बनता है कि प्रश्न यहां से बनता है कि गुरमुखी किस भाषा की लिपि है? तो गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला आगे देखिए, अब नागरी दो भागों में बटी। नागरी कितने भागों में बटी? दो। एक है पूर्वी शाखा, पूर्वी शाखा में भारत का पूर्वी हिस्सा, बांग्ला, असमी और उड़िया, मतलब बंगाल, असम और उड़ीसा वाले जो क्षेत्र हैं वहां की लिपि है पूर्वी शाखा के अंतर्गत। इसकी पूर्वी शाखा नागरी लिपि की पूर्वी शाखा। और जो इसकी पश्चिमी शाखा है वो भारत का पश्चिमी भाग, देवनागरी इसी में शामिल हुई। राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी, ये बोलियां पश्चिमी शाखा में शामिल की गई। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने देखा कि ब्राह्मी का ही एक रूप है देवनागरी लिपि, जो कि नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा की एक भाग है, उसी का एक भाग है, उसी की एक लिपि है। इसकी नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा की एक लिपि है देवनागरी। अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की विशेषता क्या क्या है। देवनागरी लिपि की विशेषता ये तो हम जान गए कि देवनागरी लिपि हमें प्राप्त कैसे हुई। तो प्राप्त कैसे हुई? ब्राह्मी लिपि की ही एक लिपि नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा की एक लिपि है जिसका नाम है देवनागरी। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं, मतलब हम इधर से शुरू करेंगे बाएं हाथ की ओर से और दाहिने हाथ की ओर तक ऐसे लिखते चले जाएंगे। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। कैसे लिखते हैं हम? अक्षरों के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से। मात्रा कैसे लगेगी? वर्णों पर लगेगी, अक्षरों पर लगेगी, शब्दों पर तो लगेगी नहीं। किस पर लगेगी? अक्षरों पर, वर्णों पर। ये लिपि क्या है? ये अक्षरात्मक है।
इस लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं ये जो अल्फाबेट है ये क्या है, ये साइलेंट है, इसका उच्चारण हमें नहीं करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो लिखा गया है वही बोला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिस्टम इसमें नहीं है कि ये क्या है वाक, ऐसा इसमें नहीं होता। जो लिखा गया जो बोला वही बोला जाएगा, और जो बोला गया वही लिखा जाएगा। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ण निश्चित है, प्रत्येक ध्वनि के लिए जितनी भी ध्वनियां हैं सब के लिए एक वर्ण निश्चित है। जब वह ध्वनि बोली जाएगी, अगर उसे हमें लिखित स्वरूप देना है तो हमें वही वर्ण लिख देना है। अगर हम डा डा बोल दिए तो डा लिख दिए, हम बोल दिए मान लीजिए धा धा लिख दिए, ला अगर ला का उच्चारण हुआ, ला ध्वनि निकली तो ला का लिप के माध्यम से हम लिख दिए ला। अब देखिए इस लिप में कोई मूक वर्ण नहीं है, पहले बताया जा चुका, और अधिकांश भारतीयों की यह एक मात्र लिपि है। क्या है? अधिकांश भारतीय भाषाओं की एक मात्र लिपि है। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जो केवल हिंदी की नहीं, देश की कई अन्य भारतीय भाषाओं की यह लिपि है। इसी के माध्यम से अन्य भाषाएं भी लिखी जाती हैं। अब है हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता। जैसे हमने पढ़ा कि बोलियां कौन कौन सी थी। बोलियां थी कौरवी। कौरवी को क्या कहा जाता है? कौरवी को ही कहा जाता है खड़ी बोली। और उसके अलावा जयपुरी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, मगही, मागधी और कुमायूनी, ये सब क्या थी? ये सब बोलियां हैं। तो हम जानेंगे कि इनके नामकरण करता कौन है, वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको नाम दिया। तो कौरवी का नामकरण किया था डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने। अधिकतर लोग डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन का नाम पढ़े होंगे, सुने होंगे। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इनकी एक प्रमुख रचना है, जिसमें इन्होंने एक शेर भी दिया था, क्योंकि ये क्या थे? ये आवावर थे, घूमते टहलते रहते थे, उसी पर अपनी रचना लिखते थे कि सैर कर दुनिया में गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने एक शेर लिखा है अपने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा पाठ में। कौरवी की जो नाम पद्धति है उसको इन्होंने दिया। ब्रज बोली, ब्रज भाषा का नाम किसने दिया? ईश्वर चंद्र गुप्त ने। जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने दो उपभाषाओं को, दो बोलियों को नाम दिया। वो बोलियां हैं बिहारी और राजस्थानी। इन्होंने ही तो सबसे पहले भारतीय भाषाओं को, भारतीय भाषा हिंदी को उपभाषाओं और बोलियों में बांटा था। तो इन्होंने बिहारी और राजस्थानी को नाम दिया। जबकि भोजपुरी का नाम एक अंग्रेज विद्वान थे रेमंड, उन्होंने कहा कि भोजपुर, राजा भोज का इलाका, वो उसके आसपास के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उससे कहा जाता है भोजपुरी, और उसको नाम दिया था रेमंड ने। मैथिली का नाम को नाम दिया कोलबुक ने। अंग्रेज विद्वान ये थे। अंग्रेज विद्वानों का हिंदी भाषा के विकास में बड़ा योगदान है। जैसे हिंदी भाषा के व्याकरण सबसे पहले फादर कामिल बुल्के ने बताया। अब मारवाड़ी, जिसका एक नाम डिंगल है, परीक्षा में पूछा जाता है किस भाषा या किस उपभाषा का एक नाम डिंगल है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, हरियाणवी, चारों नाम दे देगा। इसको किसने नाम दिया? बांकी दास थे, हिंदी विद्वान थे बांकी दास, उन्होंने इसे नाम दिया कि मारवाड़ी एक उपभाषा है जो कि डिंगल का ही एक नाम है, उसको इन्होंने नाम दिया मारवाड़ी। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, अभी बताया था ना कि देवनागरी एक ही भाषा की नहीं, कई भाषाओं की लिपि है। तो हम देखते हैं कि देवनागरी किस किस भाषा की लिपि है। तो देवनागरी लिपि हिंदी की है, हिंदी के साथ साथ संस्कृत की है, मराठी की है और नेपाली की है। मतलब ये चार वो प्रमुख भाषाएं हैं, ये चार वो प्रमुख भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फारसी में
फारसी में कौन कौन सी लिखी जाती है? उर्दू, अरबी और फारसी। फारसी, पारसी, ईरानी, एक ही भाषा, एक ही लिपि, एक ही बोली के अलग अलग नाम है। गुरमुखी, गुरमुखी लिपि से लिखी जाती है पंजाबी भाषा। और रोमन से, रोमन में लिखी जाती है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश। पोलिश मतलब पोलैंड की भाषा। पोलैंड की भाषा क्या है? पोलिश। जैसे इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश, वैसे पोलैंड की भाषा पोलिश। जबकि रूसी लिपि में रूसी भाषा लिखी जाती है। किस लिपि में? रूसी लिपि में जिस भाषा को लिखा जाता है वो भाषा है रूसी भाषा। तो हमने आज की कक्षा में जाना कि हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां कौन कौन सी हैं, उनका इतिहास क्या है, कैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, फिर सुनीत कुमार चटर्जी, उन्होंने बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास बताया। धीरेन्द्र वर्मा ने उसी को एक नया रूप दिया और उसमें पहाड़ी हिंदी को शामिल किया, जिससे हमें मिला कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि लिपि क्या है। लिपि भाषा के ध्वनि चिन्हों को, ध्वनि भाषा के चिन्हों को जिस रूप में हम लिखते हैं, लिखित चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। फिर हमने जाना देवनागरी क्या है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी भाषा, ब्राह्मी लिपि की नागर बोली की एक पश्चिमी शाखा है, उसी का एक भाग है देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं? फारसी में कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? गुरमुखी में, रोमन में, रूसी में। ये भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? आज अगली कक्षा में हम एक नए प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।